नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज हम आपके लिए दोस्तों एक और मॉडल पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर 4, जो कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का होने वाला है। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 3 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए दोस्तों। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम जो कि आपका अप्रैल में होगा 2025 में। इसके अलावा डीएलएड एग्जाम दोस्तों जो कि नवंबर में होने वाला है। दोनों में दोस्तों ये आपको मदद करने वाला है। हमारा दोस्तों हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए। हमेशा हम अपनी टीचिंग में दोस्तों कुछ ना कुछ इनोवेशन लेकर आते रहते हैं। इस बार भी दोस्तों हमने यही प्रयास किया है कि आपको एमसीक्यू के संग संग सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएं। इसके अलावा दोस्तों हमने अपनी ऐप भी दोस्तों लॉन्च कर दी है, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस के नाम से। दोस्तों इसको तुरंत आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर दोस्तों आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट भी है वहां पर दोस्तों, जहां पर आपको सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे। तो साथ ही साथ दोस्तों आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लो। लिंक अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, वहां पर भी आपको कई सारी एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, हमारी क्लासेस की अपडेट्स होंगी, एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब समय आ रहा है कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग की आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जल्दी इसके फॉर्म दोस्तों आ जाएंगे, और क्योंकि डेट भी दोस्तों घोषित कर दी गई एग्जाम की, तो फिर आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है। मेंस की भी तैयारी करना साथ साथ शुरू कर दो, स्क्रीनिंग की भी तैयारी शुरू कर दो। तो चलिए आज का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। अंत में कितने नंबर आते हैं जरा बताइएगा। तो चलिए आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। जो छात्र रटते हैं उनमें बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, इस बात का विवेक नहीं होता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति पैदा नहीं होती, उनके लिए परीक्षा पास करना कठिन नहीं हो पाता। तो जो छात्र रटते हैं तो उनमें क्या है, उनमें मौलिक चिंतन की शक्ति नहीं पैदा हो पाती। जो छात्र रटने की प्रवृत्ति वाले होते हैं तो वे मौलिक चिंतन की शक्ति का उनमें विकास नहीं हो पाता, और इससे उनके सोचने और समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है। क्योंकि रटते हैं जब वो, तो फिर उनमें नए विचार नहीं आ पाते, नई जो संकल्पनाएं हैं, गहराई से सोचने की जो क्षमता है वो उनके अंतर्गत नहीं हो पाती। ठीक है, तो रटने की बजाय उन्हें विचार और संकल्पना में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनका मानसिक विकास हो सके। अगला देखेंगे, कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा। अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। कक्षा में छात्रों की सहमति से अनुशासन से दिए जाने वाले दंड का प्रकार, उसकी मात्रा निर्धारित करे। इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावक को बुलाकर बात करे, या फिर अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रधानाध्यापक को के पास पहुंच दे। एक बात दोस्तों ध्यान रखना, ये आपका बी ऑप्शन होगा और ये ऑप्शन सी होगा, ये ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो सर समझ लीजिए यहाँ पर आपका ये, क्योंकि एक साथ से हो गया है तो इस तरह से बना लीजिएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर, दिस इज ऑप्शन नंबर बी एंड दिस इज ऑप्शन नंबर सी एंड डी। ओके, इस तरह से बना हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में ऊपर नीचे हो गया होगा, कोई बात नहीं। तो अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करे। कक्षा के छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रकार, उसकी मात्रा को निर्धारित करे। इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावक को बुलाकर भेजे, या फिर अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रिंसिपल के पास भेज दे। तो क्या करना सर्वोत्तम रहेगा दोस्तों? सर्वोत्तम ये रहेगा कि अध्यापक छात्रों की पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, अपने पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। तो एक शिक्षक को अगर कक्षा में डिसिप्लिन को अगर सुधारना है तो सबसे पहले उसको अपनी शिक्षण विधि देखनी पड़ेगी, कंटेंट देखना पड़ेगा, विषय वस्तु क्या पढ़ा रहा है, इसके अलावा छात्रों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, या छात्रों का अपने प्रति जो दृष्टिकोण है उसका उसको मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, इससे वे छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों को समझ सकते हैं, जिससे कि हमें डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद मिलती है, और इससे एक पॉजिटिव कक्षा का माहौल भी बना रहता है। अगला देखेंगे, छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेंगे। उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, उनकी क्रियाशीलता को रोकेंगे, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो उनकी जो दोस्तों जो क्रिएटिविटी है, बहुत ऊर्जा से दोस्तों भरे हुए होते हैं वो, तो उनको सकारात्मक दिशा में मोड़कर उनकी संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास में दोस्तों मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उनको कुछ उपयोगी शिक्षा देनी है। तो उनको खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखने में प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, अगला देखेंगे, संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लेने के लिए प्रेरणा देने का उपाय यह है कि उनको गृह कार्य से मुक्त रखा जाए,
उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए। यदि वे किसी प्रश्न का उत्तर ना दे सके तो उन्हें शर्मिंदा किया जाए या फिर उनको विशेष स्नेह दिया जाए। तो संकोची और शर्मीले छात्रों को कक्षा के शिक्षण में भाग लेने की प्रेरणा देने का उपाय यह है कि उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने को प्रोत्साहित किया जाए। तो अगर कोई छात्र है, अगर वो संकोची है, शर्मिला है, तो अगर आप चाहते हैं कि वे कक्षा के शिक्षण कार्य में भाग लें तो उनको कक्षा में अपनी रुचि के विषय पर कुछ बताने पर प्रोत्साहित किया जाए। इससे होगा क्या कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ेगा और वे अपनी राय व्यक्त करने में सहज महसूस करेंगे, जो उनके सामाजिक और शैक्षणिक विकास में मदद करेगा। अगला देखेंगे, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण या फिर आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो सामाजिक विकास में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कारक है दोस्तों? वो है वातावरण, यानी कि एनवायरनमेंट। तो वातावरण बालक के सामाजिक विकास, मानवीय संबंधों और सांस्कृतिक मूल्यों को दोस्तों ये प्रभावित करता है और यह सामाजिक संपर्क और अनुभव के माध्यम से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक दोस्तों आपका एनवायरनमेंट होता है। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में क्यों पढ़ाना बेहतर होता है? इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाती है, बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास हो सकता है, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो प्राइमरी स्तर पर मातृभाषा की पैरवी क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि इससे बच्चों का पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है। तो मातृभाषा में पढ़ाई से बच्चे अधिक सहजता महसूस करते हैं और वे अधिक आत्मविश्वास के संग चीज़ों को सीखते हैं, जिससे कि उनकी समझ और उनके ज्ञान का बेहतर विकास होता है और यह उनके शैक्षिक अनुभव को और भी प्रभावी बनाता है। तो इससे बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? राष्ट्रीय वेशभूषा धारण कर लेनी चाहिए, राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर आप बालक में राष्ट्रीयता का विकास करना चाहते हैं तो विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करो। तो विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का दोस्तों आयोजित करना चाहिए, इससे बालकों में राष्ट्रीयता का विकास होता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से जो बच्चे हैं वो राष्ट्रीयता, संस्कृति और एकता के महत्व को समझते हैं और इससे ही उन्हें देश के प्रति प्रेम, सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूकता ये उनमें पैदा होती है। अगला देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिले, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक को क्यों करना चाहिए? वह इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अध्यापक शिक्षा मनोविज्ञान का दोस्तों जब अध्ययन करता है तो उससे जो उसकी टीचिंग है वो अधिक इफेक्टिव हो पाती है। क्यों? क्योंकि इससे अध्यापक को छात्रों का मनोविज्ञान, वो किस तरह से सीखते हैं, उनके विकास के क्या क्या चरण हैं, उनको समझने में दोस्तों मदद मिलती है, जिससे कि वह प्रभावी और अनुकूलित शिक्षण रणनीतियाँ विकसित कर सकते हैं, यानी कि टीचिंग स्ट्रैटेजी जो कि बहुत इफेक्टिव होगी और एडेप्टिव होंगी, उन शिक्षण रणनीतियों का वो विकास कर सकते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है कक्षा शिक्षण के द्वारा, पाठ्यक्रम के द्वारा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा या फिर टोली शिक्षण के द्वारा। सामाजिक व्यवहार की शिक्षा कैसे दी जाती है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा। इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चे सहयोग, सहिष्णुता और टीम वर्क जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक गुणों को विकसित करते हैं और यह शिक्षा उनके वास्तविक जीवन में सामाजिक स्थिति को समझने और स्वीकार करने में मदद करती है। तो विद्यालयों में अगर आप सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां कराएंगे
तो इससे बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। अगला देखेंगे, स्कूल के वातावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? पाठ्यक्रम का, पाठ्यक्रमेतर का, अनुशासन का, या फिर सभी का? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इन सभी का बुद्धि पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए पाठ्यक्रम का बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, मतलब ए वाला ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। सभी का पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बोल रखा है कि सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मैंने सिर्फ ये पढ़ा कि किस पर प्रभाव। देखिए सभी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो पाठ्यक्रम का बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह छात्रों को आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। ठीक है, तो आपका जो करिकुलम है उससे बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना। अब देखिए जो पाठ्यक्रमेतर है वो जो गतिविधियां, आप इसको समझ लीजिए एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी सिंपली है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो रचनात्मकता है, आपकी क्रिएटिविटी है, या फिर आपका जो सामाजिक कौशल है वो ज्यादा विकसित होता है, सामाजिकता का ज्यादा विकास होता है। ठीक है, और जबकि अनुशासन छात्रों को ध्यान केंद्रित करने और सकारात्मक वातावरण सीखने में मदद करता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि बुद्धि पर जो सबसे ज्यादा अधिक प्रभाव डाल रहा है वो कौन डाल रहा है? करिकुलम डाल रहा है, आपका पाठ्यक्रम डाल रहा है। ठीक है, क्योंकि इससे आपको जो नेसेसरी नॉलेज है और जो स्किल है वो यहाँ से मिलती है। ठीक, जबकि जो आपका पाठ्यक्रमेतर गतिविधियां हैं वो आपको रचनात्मक बनाती है, आपके सामाजिक कौशल को बढ़ाती है। ठीक, अनुशासन से आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है और आपका जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट है उसमें सीखने में आपको मदद करता है वो। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, या फिर बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। ठीक है, तो समूह में खेलते वक्त बच्चे फिर वही सहकार्य, सहिष्णुता और नेतृत्व जैसे सामाजिक गुणों को सीखते हैं। ठीक है, जिससे कि वे एक दूसरे के संग समन्वय बना सकते हैं, एक दूसरे के संग संबंध स्थापित कर सकते हैं। इन सभी में उसको मदद मिलती है जिससे उनकी सामाजिकता का विकास होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, आपकी कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो आपके समक्ष सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ज्यादातर आपने देखा होगा कभी कभार क्लास में ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जानबूझकर आपके सामने ज्यादा नॉलेजेबल बनने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी नॉलेज का प्रदर्शन करते रहते हैं। तो क्या करेंगे? उसे उसकी रुचि के कुछ कार्य दे देंगे, उसे कुछ ऐसे कार्य देंगे जो वो ना कर सके, उसे डांट कर बैठा देंगे, उसे कक्षा का नेतृत्व करने को दे देंगे। क्या करेंगे? तो आप उसको क्या करेंगे दोस्तों? उसको कक्षा का नेतृत्व करने को दे देंगे। ठीक है, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी को आप डेवलप कर देंगे। इससे होगा क्या कि उससे जिम्मेदारी और नेतृत्व का अनुभव मिलेगा, साथ ही जो उसका ज्ञान है वो सही दिशा में उपयोग होगा। ठीक है, यह छात्र की प्रतिभा को सम्मान देने का भी तरीका है जो कि उसको और अधिक क्या करेगा? प्रेरित करेगा। ठीक है, तो अगर कोई कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है जो कि सदैव अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है तो आप उसको कक्षा में नेतृत्व करने को दे देंगे, जिससे कि उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा और उसको नेतृत्व का भी एक्सपीरियंस मिलेगा और जो उसका ज्ञान है उसका भी सही दिशा में उपयोग होगा। और ये एक तरह से उसकी प्रतिभा को सम्मान देने का भी एक तरीका है जो कि उसको और अधिक मोटिवेट करेगा। इसके बाद देखेंगे, शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करे, बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करे, बच्चों के संग विनम्र रहे किंतु दृढ़ भी रहे, कभी कभी बच्चों की जिद भी मान लिया करे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बच्चों के संग विनम्र रहे किंतु उसको थोड़ा दृढ़ रहना चाहिए। ठीक है, तो विनम्रता और दृढ़ता, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। तो विनम्रता और दृढ़ता का संतुलन बनाए रखने से जो शिक्षक है बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए भी अनुशासन स्थापित कर सकता है। मतलब कि दृढ़ का मतलब है कि आपको दृढ़ रहना है, बच्चों की जो फालतू बातें हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई आपकी एक विचारधारा है तो आपने उस विचारधारा को एकदम चेंज नहीं करना है। हाँ, एट द सेम टाइम आपको बच्चों के प्रति विनम्रता भी रखनी है, उनके प्रति सहानुभूति भी रखनी है। लेकिन अगर आप उनकी कोई भी ऐरी गहरी बातों को अगर आप मान लेंगे या जो ऐसी चीजें हैं जो कि विद्यालय के पक्ष में नहीं है या फिर उसके विकास के पक्ष में नहीं है, ठीक है, या उसके हित में नहीं है बालक के, तो उसको आपने बिल्कुल विनम्रता पूर्वक मना कर देना है। ठीक है, तो उसको दृढ़ता बोला जाता है, यानी कि आप अपने जगह पे अडिग है।
ठीक। तो इससे छात्रों में शिक्षक के प्रति सम्मान भी पैदा होता है, विश्वास भी बढ़ता है और जो अनुशासन बनाए रखने में सहायक होता है। अगला देखेंगे, प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो एक प्राइमरी टीचर है, उसके लिए सबसे बढ़िया सर्वाधिक किसका अध्ययन महत्वपूर्ण है। ठीक, एक प्राइमरी टीचर की दोस्तों बात हो रही है। ठीक है, कानून, बाल मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र और सांख्यिकी। ठीक है, तो प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कानून, बाल मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र और सांख्यिकी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान इट इज राइट। ठीक है, बाल मनोविज्ञान क्या है, ज्ञान से शिक्षक बच्चों की मानसिकता, भावात्मक विकास और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर समझ सकते हैं, जिससे वे बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और उनके सर्वांगीण विकास में मदद कर सकते हैं। तो प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो किसका महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक बाल मनोविज्ञान का, क्योंकि बाल मनोविज्ञान के ज्ञान से शिक्षक हैं वो बच्चों की मानसिकता है, भावनात्मक विकास, उनकी सीखने की प्रक्रिया है, उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और वे बच्चों को आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, उनका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, उसमें मदद कर सकते हैं। हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा पद्धति प्रचलित थी। तो विद्यालय शिक्षा, विद्यापीठ शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा या फिर परिषद शिक्षा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुकुल शिक्षा। हमारे देश में वैदिक काल में गुरुकुल शिक्षा प्रचलित थी। तो इस पद्धति में छात्र अपने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। इसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे शास्त्र, वेद, धर्म, नैतिकता और व्यवहारिक जीवन कौशल की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल में शिक्षा गुरु और शिष्य के निकट संबंध पर आधारित थी। ठीक है, तो हमारे देश में वैदिक काल में कौन सी शिक्षा प्रचलित थी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं, ये आपकी गुरुकुल शिक्षा। तो गुरुकुल शिक्षा इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस पद्धति में क्या करते थे, छात्र और गुरु के आश्रम में रह के ही शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, क्योंकि छात्र गुरुओं के पास जाते थे, उनके आश्रम में रह के ही शिक्षा प्राप्त करते थे और इससे वे जीवन के विभिन्न पहलू जैसे कि शास्त्र है, वेद है, धर्म है, नैतिकता और व्यवहारिक जीवन कौशल की शिक्षा उनको यहाँ पर दी जाती थी। और गुरुकुल में शिक्षक और शिक्षा में गुरु और शिष्य के बीच में निकट संबंध होते थे। ठीक है ना, तो उस संबंध पर ये आधारित थी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षा बिना बोझ के, एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी। जनार्दन समिति के द्वारा, पटेल समिति के द्वारा, यशपाल समिति के द्वारा, राममूर्ति समिति के द्वारा। यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की थी। तो देखिए एजुकेशन विदाउट बर्डन, ये दोस्तों आपकी यशपाल कमेटी के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी। ठीक है ना, जो प्रोफेसर यशपाल कमेटी है 1992 में दोस्तों इन्होंने शिक्षा बिना बोर्ड के रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी, शिक्षा बिना बोझ के, जिसमें छात्रों पर जो शैक्षणिक बोझ है उस समय पर बहुत ज़्यादा जो सिलेबस था वो बहुत ज़्यादा था, तो उसको कम करने पर दोस्तों बल दिया गया था। ठीक है ना, तो 15 जुलाई 1993 को समिति ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। तो इस रिपोर्ट में क्या था कि जो भाषा है उसको जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, गणित को रटने की बजाय समझाना है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है उसको 1:30 करना था, यानी कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ये 1 रुपये हो गया, 1:30 होना है, ताकि शिक्षा अधिक प्रभावी और रोचक हो सके। तो शिक्षा बिना बोझ के आपकी यशपाल समिति के द्वारा दोस्तों रिपोर्ट प्रस्तुत करी गई थी। इसके बाद अगला देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध किससे है। ठीक है, अपव्यय से, अवरोधन से, अपव्यय एवं अवरोधन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अपव्यय एवं अवरोधन। लास्ट क्लास में दोस्तों हमने आपको अपव्यय और अवरोधन के बारे में बताया था। यदि प्राथमिक शिक्षा में कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, वो अपनी शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही बालक विद्यालय से अगर हट जाता है या विद्यालय छोड़ देता है तो उसको हम अपव्यय बोलते हैं। जबकि अवरोधन का अर्थ क्या है कि लगातार किसी बालक का एक ही कक्षा में फेल होते चले जाना, एक से अधिक वर्षों तक रुक जाना, उसको अवरोधन दोस्तों बोला जाता है। तो प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग का संबंध अपव्यय और अवरोधन से ही होता है। तो अपव्यय का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा है प्राइमरी शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही अगर वो विद्यालय अपना छोड़ देता है तो वह अपव्यय है। अवरोधन का मतलब है कि बच्चे का लगातार एक ही क्लास में फेल होना, तो वो अवरोधन कहलाता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है। शिक्षा आयोग,
ठीक है। शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, भारतीय शिक्षा आयोग रिपोर्ट, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट, भारतीय शिक्षा रिपोर्ट। तो शिक्षा आयोग का मतलब दोस्तों आप जानते हैं, शिक्षा आयोग मतलब कोठारी आयोग की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षा आयोग का मतलब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। देखिए 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर थे DS कोठारी, इनकी अध्यक्षता में गठित किया गया था शिक्षा आयोग, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बोलते हैं, कोठारी कमीशन भी दोस्तों इसको बुलाता है। तो इन्होंने शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी और ये 3 भागों में दोस्तों विभाजित थी। पहला था शैक्षिक पुनर्निर्माण, दूसरा था विद्यालय शिक्षा के पहलुओं यानी कि पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, मूल्यांकन आदि, और तीसरा भाग आपका क्या था, शैक्षिक योजना, प्रशासन और वित्त से संबंधित था, ठीक है ना। तो पहला भाग हो गया शैक्षिक पुनर्निर्माण, दूसरा हो गया विद्यालय शिक्षा के पहलुओं, और तीसरा हो गया शैक्षिक योजना, प्रशासन और वित्त से संबंधित था। तो 3 दोस्तों भागों में रिपोर्ट ये टोटल प्रस्तुत की गई थी। 14 जुलाई 1964 को प्रोफेसर DS कोठारी, इनकी अध्यक्षता में दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है इसका गठन किया गया, जिसको कि कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। तो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, श्यामपट, ग्रामोफोन श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। तो श्रव्य सहायक सामग्री कौन सी नहीं है दोस्तों, वो है श्यामपट, ठीक है। ये आपकी दृश्य सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है दोस्तों, वो शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब यह है कि जो आपको शिक्षण करने वक्त में सहायता प्रदान करती है, ठीक। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और रुचिकर बनाती है। इसको 3 भागों में दोस्तों बांटा गया है। एक होती है श्रव्य सामग्री, एक होती है दृश्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री। जैसे नाम से पता लग रहा है भाई शिक्षण सहायक सामग्री, तो नाम से ही पता लग रहा है कि जब आप टीचिंग कर रहे हैं तो उस समय पर जिस सामग्री की सहायता आपको होगी, जिसकी सहायता से आप शिक्षण कार्य को करते हैं, वो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती है। इसको 3 भागों में बांटा है, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। श्रव्य का मतलब है कि जहां पर हम अपनी श्रव्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि कानों का प्रयोग करते हैं। दृश्य का मतलब है जहां पर हमने दृश्य इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दृश्य श्रव्य जहां पर आप दोनों इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, उसको हम श्रव्य दृश्य सामग्री बोलते हैं। तो श्रव्य सामग्री में ऐसे आते हैं जो कि कानों से सुने जाते हैं, जैसे कि रेडियो, टेप रिकॉर्डर। तो रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन, इनको कानों से सुना जाता है। यहाँ पर हम अपनी श्रव्य इंद्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जबकि श्यामपट है, उसको आंखों का प्रयोग किया है। तो श्रव्य सामग्री नहीं, आपकी दृश्य सामग्री है, ठीक। बहुत आसान है। अगला देखेंगे, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया। देखिए मूल्यों के आधार पर पर्सनालिटी को किसके द्वारा क्लासिफाई किया गया, मोरेनो, रोशा, स्प्रिंजर या फिर थॉर्नडाइक। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, प्रवक्ता स्क्रीनिंग में आए हुए प्रश्न है। स्प्रिंजर के द्वारा दोस्तों मूल्यों का वर्गीकरण किया गया था, ठीक है। मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे स्प्रिंजर, इन्होंने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। इन्होंने मूल्य आधारित व्यक्तित्व को 6 वर्गों में डिवाइड किया था। एक होते हैं सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और सौंदर्यात्मक मूल्य। तो आप देख सकते हैं स्प्रिंजर ने मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था और व्यक्तित्व को इन्होंने 6 वर्गों में बांटा। सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और सौंदर्यात्मक मूल्य। आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्गीकरण है। अगला देखिए, व्यवहार तकनीकी आधारित है, मनोविज्ञान पर, विज्ञान पर, कला एवं विज्ञान पर। व्यवहार तकनीकी किस पर आधारित है दोस्तों, ये मनोविज्ञान पर आधारित है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान दोस्तों हम मानते हैं और अधिगम का संबंध व्यवहार परिवर्तन से होता है। जैसे हमने पढ़ाई है दोस्तों कि अधिगम का मतलब क्या है कि हमारा व्यवहार में वांछित परिवर्तन, ठीक है। तो जो व्यवहार तकनीकी है वो मनोविज्ञान पर आधारित है, जो कि सीखने और सिखाने के सिद्धांतों का उपयोग कर छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर देती है, यानी कि अधिगम पर दोस्तों बल देती है। तो सीखने और सिखाने के सिद्धांत का प्रयोग करके छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने पर जोर दिया जाता है व्यवहार तकनीक पर। तो ये मनोविज्ञान पर ही दोस्तों आधारित है, ठीक है ना। तो यह कक्षा शिक्षक की कक्षा के व्यवहार का निरीक्षण, विश्लेषण, विकास की प्रक्रियाओं को भी शामिल करती है। तो मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक क्या है। दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, अध्यापकों के नेतृत्व में कमी, मूल्यों की कमी, उपरोक्त सभी। तो विद्यालय में इंडिसिप्लिन क्यों होता है, इन सभी की मदद से होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों उत्तरदायी कारक हैं। दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, यानी कि शिक्षण विधियों में आप
जो जो टीचिंग मेथड्स आप अपना रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, ठीक है। अध्यापकों में नेतृत्व की कमी है, लीडरशिप की क्वालिटी उनमें लेस है जिस कारण से अनुशासनहीनता है, मूल्यों की कमी है, दोषपूर्ण नियमावली, ये सभी दोस्तों आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालय प्रबंधन, प्रशिक्षण, प्रशासन या फिर ये सभी? तो देखिए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रिंसिपल का मुख्य कार्य विद्यालय का प्रबंधन करना है, उसका सुपरविजन करना, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सभी दोस्तों होता है। तो विद्यालय में प्रधानाध्यापक की विशेष भूमिका होती है। तो ये विद्यालय के नेतृत्वकर्ता होते हैं जिनके नेतृत्व में विद्यालय का संपूर्ण विकास होता है। तो विद्यालय का प्रबंधन करना है, उसका पर्यवेक्षण करना है, प्रशासन करना है, सभी प्रधानाध्यापक के प्रमुख गुण होते हैं या प्रमुख कार्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं? मापन एवं मूल्यांकन का प्रश्न दोस्तों। शून्य बिंदु, आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, निश्चित एवं पूर्णतः मूल्य की इकाइयां। परिमाणात्मक मापन की विशेषता क्या नहीं? तो परिमाणात्मक मतलब कि जहां पर हम मैग्नीट्यूड का मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो क्या विशेषता नहीं है? तो बी वाला ऑप्शन है, आत्मनिष्ठता नहीं होगी, ठीक है ना। सब्जेक्टिविटी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है। शून्य बिंदु, वस्तुनिष्ठता, निश्चित एवं पूर्णतः मूल्य की इकाइयों का परिमाणात्मक मापन की विशेषताओं में शामिल किया जाता है, ठीक है। यह मात्रात्मकता से संबंधित होती है, ठीक है ना। जैसे आप मतलब इस तरह से मान लीजिए कि अगर कोई भी चीज़ है परिमाणात्मक मापन यानी कि कहीं पर आप किसी का मैग्नीट्यूड मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप मान लेते हैं कि आपने कोई वस्तु है उसका आप वेट को मेजर करें यानी कि उसके परिमाण को मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि उसमें शून्य की स्थिति भी हो सकती है कि वेट शून्य हो जाए। शून्य मतलब क्या आप सकते हैं वहाँ पर शून्य बिंदु से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। जीरो से वो चीज़ स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो परिमाण है तो किसी परिमाण की का शून्य भी हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब ये है कि इस वस्तु का मान लेते हैं कोई वेट है, आपने कहीं यहाँ मेजर किया तो दूसरी जगह भी वही आएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि फलाने व्यक्ति के लिए या कोई व्यक्ति ए है इसके लिए इसका वेट अलग होगा, बी व्यक्ति के लिए इसका वेट अलग होगा। तो ये सब्जेक्टिविटी हो जाएगी। सब्जेक्टिविटी समझते हैं ना कि जहाँ पर हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। तो कोई कहेगा भाई ये 10 किलो का, को किसी के लिए 5 किलो का होगा, किसी के लिए 4 किलो का होगा। लेकिन अगर मान लीजिए तो उसका रियल वेट 10 kg है तो सबके लिए वस्तुनिष्ठ है, इसको समझ लीजिए वस्तुनिष्ठता। इसके अलावा निश्चित और पूर्ण मूल्य की इकाइयाँ, ठीक है। तो निश्चित और पूर्णतः मूल्य की वहां पर इकाइयां रहती हैं एक पर्टिकुलर जिस पे उसको मेजर किया जाता है। तो उसका जो मूल्य है वो निश्चित होता है और जो यूनिट्स होती हैं वो भी आपकी निश्चित होती हैं, ठीक है। तो निश्चित एवं पूर्णतः मूल्य की इकाइयां, तो ये आपकी परिमाणात्मक मापन की विशेषता है। सब्जेक्टिविटी इसकी विशेषता नहीं होगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षण के 14 कौशलों को किसने दिया था? शिक्षण के 14 कौशल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये एलन और रेयान के द्वारा दिया गया था। तो शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है जो कि कक्षा की अंत प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देते हैं जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं और सीखने में सुगमता प्रदान करती है। डेफिनेशन दोस्तों, तो बेसिकली आप सिंपली समझ सकते हैं शिक्षण कौशल क्या है कि जो आपका कक्षा में जब आप दोस्तों इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के संग तो वहां पर दोस्तों ऐसी परिस्थितियां जन्म होती हैं जिनसे कि आपके जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं वे प्राप्त होते हैं। यानी कि शिक्षण कौशल के माध्यम से दोस्तों आप अपने शैक्षिक उद्देश्यों को दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। और ये होते कैसे हैं? जब आप कक्षा में इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से ये आपके शिक्षण व्यवहार का स्वरूप है एक तरह से, ठीक है ना। और शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्ति करने में शिक्षण कौशलों की सहायता मिलती है, ठीक है। इनकी मदद से ही शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और इससे सीखने में भी सुगमता आती है। अब शिक्षण के जो 14 कौशल हैं उनका वर्णन एलन और रियान के द्वारा किया गया है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर वी के पासी हैं, इनके द्वारा 13 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की गई थी। तो आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा याद कर लेना, वी के पासी ने 13 शिक्षण कौशल बताए थे जबकि आपके एलन और रियान थे इन्होंने 14 शिक्षण कौशलों को दिया था। तो ये थे दोस्तों आज के 25 प्रश्न जो कि शिक्षण अभिरुचि पर आधारित थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। इसके अलावा हमारी जो एप्लीकेशन है उसको भी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।